जी, आलोक शर्मा, रोजगार की मार है, झेल रहा है बेरोजगारी की मार युवा। ये झंझट हजार क्यों बन रही है? व्यवस्था युवा को सहारा देने के लिए है या बाधा बनने के लिए? जी, मुझे लगता है संदीप भाई, काफी धैर्य से हमने तनेजा साहब को सुना। बहुत अच्छा व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। बड़ी कंपनियों का 10 लाख करोड़ रुपया लोन वेफ हो जाता है और 5 लाख करोड़ उनका टैक्स माफ हो जाता है। यही तो व्यवस्था परिवर्तन है। स्विस बैंक में डबल हो जाता है काला धन। इससे ज्यादा और क्या बच्चे की जान लेंगे हम? इतना अच्छा व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। अभी आप देखिए, लेटर ऑफ इंटेंट किसके किसके शासन में गए हैं। नीरव मोदी के 367 लेटर ऑफ इंटेंट 2014 मई के बाद के। राष्ट्र का वो विषय नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार अगर कांग्रेस को कोसना बंद कर दे और इसको रियलाइज करें कि बेरोजगारी एक समस्या है और बहुत ही अजीबो गरीब लोग जो हैं वो अर्थशास्त्री ना होने के बावजूद मुख्य पदों पर बैठे हुए हैं, तो शायद इस समस्या को हम समझकर आगे बढ़ सकते हैं। पहले अरुण जेटली साहब थे, उनके समय में डिफेंस मिनिस्ट्री भी उनके पास थी, फाइनेंस भी उनके पास थी। पार्ट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर था हमारे पास 2.5-3 साल तक, और उसी के कारण तमाम चीजें आई। नोटबंदी हमने नहीं कहा था। नोटबंदी अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था जिससे बहुत लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बेरोजगार हुए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनने को तैयार नहीं है, ये मानने को तैयार नहीं है। आप देखिए सीएमआई के आंकड़े, चाहे कोई आंकड़े उठा लीजिए, यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवेज हो, बैंकिंग हो, जो मिडिल क्लास का बच्चा जाता था। और तो और इन्होंने जो आर्मी में बच्चे जाते थे उसमें भी अग्निवीर लाके और तमाम झंझट करके पूरी व्यवस्था का किया कबाड़ा है ये पूरी तरह से। ये बार बार बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी को फोन आ गया 7 तारीख को, एबीजे शिपयार्ड वाला जो अग्रवाल साहब है उनको जमानत मिल गई है। 22,000 करोड़ का घोटाला था, लेकिन जमानत कब मिलती है सीबीआई कोर्ट से? जिस दिन अगले दिन चुनाव के रिजल्ट आने होते हैं, ताकि सब चीजें, सब खबरें दब जाएं। आज मुद्दा ये है कि आपका एनपीए बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, मनरेगा में रोजगार पर केंद्रित रहते हैं ना। अगर आप केंद्र सरकार को, आलोक भाई, जिम्मेदार मानते हैं, क्या राज्यों की कोई जिम्मेदारी नहीं? और इसीलिए नरेंद्र भाई, मैं आता हूं अभी थोड़े और मेहमानों से भी कुछ सवाल कर लूं। हरियाणा में 30.5% से ज्यादा की बेरोजगारी दर है। उसके बाद दूसरा नंबर राजस्थान का आता है जहां आपकी सरकार है, 24.5%। बिहार चौथे नंबर पर है, वहां आपकी साझा सरकार है, 17.25% से ज्यादा की बेरोजगारी है। देखिए, मुझे लगता है कि राज्यों में बेरोजगारी को बांट के हम कहीं ना कहीं इस दानव को और कमजोर कर देते हैं। क्योंकि तमिलनाडु की तुलना हम राजस्थान से नहीं कर सकते, हरियाणा की तुलना हम बिहार से नहीं कर सकते। हर राज्य का अपना एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड है। आज हम बीमारू स्टेट्स की तुलना अगर महाराष्ट्र से करने लगेंगे तो वो बिल्कुल पूरी तरह से बेईमानी होगी। मैं उड़ीसा से तुलना क्यों ना करूं आलोक भाई? उड़ीसा में 1.6, 1.5% बेरोजगारी दर है। नहीं, उसमें देखिए, वो बीमारों से भी ज्यादा बीमार राज्य हुआ करता था। मैं फिर कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ से तुलना कर लीजिए। फिर छत्तीसगढ़ में तो और भी कम होगी। छत्तीसगढ़ तो और भी पिछड़ा था, मध्य प्रदेश का जब हिस्सा था। मैं फिर कहूंगा, राज्यों में हम बेरोजगारी को ना बांटें। बेरोजगारी को मोदी साहब ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हम देंगे। फिर कहा गया कि जितने पीएफ के जितने इंस्पेक्टर हैं उनको सबको कहो कि जो जो जहां भी काम कर रहा है बस पीएफ में एनरोल हो जाओ ताकि हमारे आंकड़े बढ़ जाएं। ये एक विषय बहुत बड़ा विषय है, गंभीर विषय है। 5 जो मेजर सेक्टर हैं इकोनॉमी को जो बूस्ट करते हैं, आज आपका पिछले 8-10 साल के अंदर कपड़े का जितना एम्प्लॉयमेंट था सारा बांग्लादेश खा गया है। नहीं, उसके हल पर भी तो हमें बात करनी चाहिए ना आलोक भाई। जो आप बातें कह रहे हैं हमने कई बार चर्चा की है, मैं हल भी चाह रहा हूं। हल जो दत्तात्रेय ओसबोले बोल रहे हैं कि भाई प्रोत्साहित तो करो एक युवा को। ये ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाह, हमारी व्यवस्था, हमारे बैंक्स अगर युवा को रोकेंगे, उसकी एनिमल स्पिरिट्स अनलीश कैसे होंगी? देखिए भाई, उसमें तो बिल्कुल युवाओं को प्रोत्साहित करने के जितने चैनल हैं मैक्सिमम तो बंद है। गवर्नमेंट जॉब से लेकर प्राइवेट जॉब से लेकर और तमाम चैनल्स आपने ब्लॉक किए हुए हैं। और कैसे एम्प्लॉयमेंट के दरवाजे खुलेंगे जब तक आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगा? अगर 5 जो मेजर सेक्टर हैं उनके अंदर अगर ग्रोथ रेट कम होगा, उनके अंदर नई इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी। आप ये सोचिए, 2014 के बाद 10 लाख से ज्यादा बिजनेसमैन ने अपने पासपोर्ट सरेंडर किए। वो बिजनेस कहां जा रहे हैं? कितना करेंसी फ्लाई हुआ है?
मैंने अभी स्विस बैंक का एग्जांपल दिया। आप केवल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट छोड़िए, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कितना है? बार बार कहना एफडीआई आ गया, एफडीआई आ गया। ये वो गुजरात में भी झूठ बोल बोल कर ये पूरे देश को वो गुमराह किया इन्होंने। आपका होता है एक 100 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट, उसके बाद इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ रुपए की होती है। ये देश को बताना बंद कर दीजिए। और ये कोरोना की वजह से भी नहीं, कोरोना से पहले ही 50 साल की बेरोजगारी दर हाईएस्ट थी, लेकिन सरकार अभी तक मानने को तैयार नहीं। सरकार मानने को तैयार नहीं। आप ये कह रहे हैं पहले एक इंटरवेंशन चाह रहे हैं। नरेंद्र तनेजा, छोटी सी इंटरवेंशन, 3 मेहमान अभी शांत बैठे हैं। नरेंद्र तनेजा। नहीं देखिए, आलोक जी ने जितनी बातें कही, ये बातें गुजरात में रोज बोलते थे। आलोक जी खुद भी वहां थे, मैंने कई दफे देखा है इनको। सब बोलते थे। क्या हुआ? जब तक आपकी बात में सत्यता नहीं होगी, हम मानते हैं जो चीजें हैं, जो वर्क इन प्रोग्रेस है, हम उसको बोल रहे हैं वर्क इन प्रोग्रेस है। चुनौती बेरोजगारी की है, हम उसको कह रहे हैं कि उस पर बहुत और काम करने की जरूरत है, राज्यों को भी आने की जरूरत है। पर आप कह राजस्थान का एग्जाम्पल मत दीजिए कि वहां बेरोजगारी ज्यादा है, क्योंकि वहां तो सरकार है ही नहीं। वहां तो मुख्यमंत्री और पायलट साहब लड़ते रहते हैं, सरकार का है वहां। जिस हवाई जहाज में को पायलट और पायलट लड़ते हो, उसका क्या होगा? पर वो भी हमारे मत्थे लगाना चाहते हैं कि आपकी वजह से राजस्थान में कुछ नहीं हो रहा, कि लड़ रहे नहीं, उसमें हरियाणा अव्वल है। हरियाणा तो बहुत ही एडवांस स्टेट है। नहीं, एडवांस स्टेट है, लेकिन वहां पे पायलट को पायलट लड़ नहीं रहे हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। ये भी देखिए साहब, देखिए तो बिना लड़ाई के भी बेरोजगारी बढ़ रही है। देखिए सुजीत कुमार, थोड़ा मुझे ये समझाइए, क्या हम, पहली बात तो जब एक समस्या होती है, समस्या को एक्सेप्ट करना पहला कदम होता है उसके हल की ओर जाने के लिए। क्या